नमस्कार। +1 एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो इसी चैनल पे अलंकार का हिंदी में वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें विस्तृत रूप से अलंकारों की बात की गई थी। अब हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से मुख्य अलंकार हैं उनके बारे में इस अंक में। तो अलंकार क्या हैं, या कहें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, उनकी डिफिनीशन क्या है। तो बाइलिंगुअल में हम लोग चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ सके। पहले हिंदी में जानते हैं उसका आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही है अलंकारों की। तो किसी भाव को व्यक्त करने का वह रूप जिसमें शब्दों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए साधारण भाषा से भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में इसको अलंकार कहते हैं। हिंदी में कहते हैं तो इंग्लिश में भी डिफिनीशन में यही चीज़ आएगी। पीसी वर्ण साहब हैं, उन्होंने डिफिनीशन दी। देखिए क्या लिखा। फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपर्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडिया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। तो इसमें ऑर्डिनरी शब्द है, ग्रेटर इफेक्ट है, एक्सप्रेशन शब्द है। इनका मिला जुला के अर्थ क्या बन रहा है, जो हमने ऊपर देखा सेम टू सेम वही अर्थ है। यानी हिंदी और इंग्लिश में अलंकार का मतलब सेम है, कोई भी अलग अर्थ नहीं लेंगे। अलंकारों के प्रयोग से भाषा में सरलता आती है, प्रवाह बनता है और सौंदर्य आ जाता है। ये बात हम संक्षिप्त में कह सकते हैं। तो ये तो परिभाषा अगर पूछी जाएगी तो परिभाषा हम बता सकते हैं। अब मेन जो फिगर ऑफ स्पीच हैं जिन पे हम यहाँ बात करेंगे वो 10 है उनकी संख्या। वैसे तो और भी ज़्यादा हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न वो यहीं से आते हैं। कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, नौकरी के लिए परीक्षा हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सब जगह इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है सिमली। हिंदी में इसको कहते हैं उपमा। तो जब उपमा अलंकार हमने वहाँ पढ़ाया तो वहाँ पे सा, सी, समरस शब्द अगर मिल जाते थे तो हम पहचान लेते थे कि ये क्या है, उपमा अलंकार है। इसमें किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जा रही है। सेम टू सेम यहाँ पे भी उसकी डिफिनीशन वही बनेगी। क्या लिखा है, इन ए सिमली ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। इस बात पे ध्यान देना है, जिसको हमने अलग रंग से लिख दिया है। डिफरेंट काइंड, सेम काइंड होगा या से एक जैसी वस्तुएं होंगी तो फिर वहाँ पे सिमली नहीं होता। विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, यानी समता में की जाएगी। कोई एक गुण होगा, कोई एक धर्म होगा उनका, जहाँ पे वो समानता प्रकट करते होंगे। इनके जो वर्ड्स हैं कंपेरिजन के वो हैं एस, लाइक, सो, इसीलिए इनको कलरफुल कर दिया गया है पहचानने के लिए। तो हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे कि समझने के लिए कि सिमली वह अलंकार है जिसमें विभिन्न प्रकार की दो ऐसी वस्तुओं या मनुष्यों की तुलना की जाती है जिनमें कम से कम किसी एक बात में, उनके गुणों में, बात का मतलब क्या है यहाँ पे, गुणों से समान हो। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप इन 3 शब्दों का ध्यान रखिए, एस, लाइक, सो, ये इसकी पहचान के लिए होते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या है हमारे पास। सी इज लवली लाइक ए रोज। रोज के साथ में किसी गर्ल है उसकी तुलना की जा रही है। सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। लाइक इसमें मिल गया हमको। तीसरा है एज शाइन द मून इन द क्लाउडेड स्काई। एज शब्द के साथ प्रयोग किया गया है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। पांचवा एग्जाम्पल, सो शाइन ए गुड डीड इन ए नॉटी वर्ड। सो का प्रयोग यहाँ पे पहले कर लिया गया। तो इस तरीके से ये सिमली बन जाता है। अब सिमली में कुछ ध्यान देने लायक बात है, हमने ऊपर ही आपको इसीलिए बताया था कि डिफरेंट वर्ड्स होने चाहिए, है ना। सेम ऑब्जेक्ट हो, सेम थिंग्स हो, उनके बीच में कंपेरिजन को सिमली नहीं कहते। ये चीज़ नोट डाल के हमने एक बार फिर से बता दिया कि ही इज एज नोबल एज हिज फादर। इसको हम सिमली नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ कंपेरिजन सेम काइंड में हो रहा है, और सेम काइंड में जहाँ कंपेरिजन हो रहा है वो सिमली नहीं होता। दूसरा है मेटाफर।
हिंदी में कहते हैं इसको रूपक। सिमली और मेटाफर में अंतर ज़्यादा नहीं होता। बस इतना समझ लीजिए, वहाँ से जो 3 शब्द आपने याद किए हैं, एस, लाइक, सो, उनको हटा के सेंटेंस बनाएंगे तो वो मेटाफर बन जाता है। यहाँ पे वो कंपेरिजन जो वर्ड्स हैं उनका यूज हम नहीं करते हैं, यही मेटाफर की सबसे बड़ी पहचान है। अब मेटाफर इज ए कंडेंस फॉर्म ऑफ सिमली, एक परिभाषा ये भी बन जाती है, एक डेफिनेशन ये बन गई, कंडेंस फॉर्म है। जैसे हमने समास की वीडियो में पढ़ा था, संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही बात की जा रही। लाइक एज सो का हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो मेटाफर वह अलंकार है जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाए, किंतु तुलना प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग ना हो। तुलना प्रकट करने वाले शब्द कौन है? लाइक, एज, सो, इनका प्रयोग नहीं करेंगे, मेटाफर बन जाएगा। देखिए, ए मेटाफर इज ए एम्प्लाइड सिमली। ये सेंटेंस जो लिखा है इसमें जानबूझ के मैंने एक मिस्टेक किया है। अगर आप पहचान सकते हो तो कमेंट करके बता भी सकते हो। अ मेटाफर इज ए एम्प्लाइड सिमली। इसके और एग्जाम्पल हो जाएंगे, लाइफ इज ए ड्रीम। देखिए, सेम एग्जाम्पल हमने सिमली में रखा था, लाइफ इज ए लाइक, वहाँ शब्द यूज किया था। जब लाइक शब्द यूज किया था तो वो बन गया था सिमली। यहाँ पे लाइक शब्द हमने हटा के सीधा इम्पोज कर दिया, रूप ही रख दिया उसका। रूपक का मतलब यही होता है, रूप प्रदान कर देना उसको। तुलना फिर शब्द नहीं लगेगा वहाँ, उसने उसका रूप ग्रहण कर लिया। लाइफ इज ए ड्रीम, लाइक शब्द हटा दिया हमने। हिंदी में अगर समझना चाहें तो ऐसे कहेंगे, जैसे राम शेर जैसा बहादुर है, तो सेम शेर जैसा बहादुर मतलब तुलना शेर से की जा रही है। अभी कोई बोले राम शेर है, अब राम शेर तो नहीं बन सकता है, लेकिन उसका तात्पर्य वही लेते हैं कि वो बहादुर जैसा ही है, लेकिन वो शब्द हम वहाँ से जैसा हटा देते हैं। और एग्जाम्पल हो जाएंगे, द कैमल इज ए शिप ऑफ डिजर्ट। अब कैमल शिप तो नहीं बन सकता, लेकिन रेगिस्तान में वो जहाज जैसा है। यहाँ पे जैसा शब्द हटा दिया गया, जहाज ही है। द वर्ड इज ए स्टेज, ही इज ए मैन ऑफ आयरन विल, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो जैसा कि हमने बताया अभी कि जो आपका सिमली और मेटाफर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, बन जाएंगे। हमको शब्द देखना पड़ेगा, कंपेरिजन वर्ड के बारे में जानना पड़ेगा, और पहचान इसी से इसकी होती है। तो इसीलिए नोट में डाला गया है कि एवरी सिमली कैन बी कंप्रेंस इनटू ए मेटाफर एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपैंड इनटू ए सिमली। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए, लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइक शब्द हमने जोड़ दिया तो सिमली बन गया, हटा दिया तो मेटाफर बन गया। यही है कंप्रेस करना या एक्सपेंड करना। मानवीकरण, या इंग्लिश में कहते हैं इसको पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण मतलब क्या हो गया? निर्जीव वस्तु है, उसको सजीव वर्णन कर दिया जाए, जीवित कर दिया जाए, जागृत कर दिया जाए, इमोशन डाल दिए जाए उसके अंदर, ये हमारी परिभाषा बन जाती है। पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट का मतलब निर्जीव, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग, जीवित मनुष्य की तरह से व्यवहार किया जाने लगे। तो पर्सोनिफिकेशन अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं और विचारों को सजीव मान लिया जाता है। जैसे लव इज ब्लाइंड, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर एट वंस, अ लाई हैज नो लेग्स, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। पांचवा है, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन। तो यहाँ पे जो शब्द हैं आप देखिए, अपॉर्चुनिटी है, लाई है, एम्बिशन है, ट्रुथ है, ये सब क्या है? इनको मानवीकरण कर दिया गया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया इस सेंटेंस में। हाइपरबोले, अतिशयोक्ति। हनुमान जी का उदाहरण हमने बताया था अलंकार में, याद करने के लिए हनुमान जी को याद रखिए। हाइपरबोला में बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाए, और बढ़ा चढ़ा के क्यों बात की जा रही है? बहुत प्रभावशाली उस बात को व्यक्त करने के लिए ऐसा लोग करते हैं। तो परिभाषा बन जाएगी हमारी, हाइपरबोला इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर आर स्मॉलर, बेटर आर वर्स,
देन दे रियली आर। वास्तविकता से परे जाके उनकी हम बढ़ा चढ़ाकर गुणगान करने लगते हैं। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुमको 1000 बार समझाया हमने, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। अभी 1000 बार तो कोई नहीं समझाता, लेकिन आदमी बोलता जरूर है कि 1000 बार हमने समझाया, लाखों बार समझाया। कोई अगर काउंट करेगा तो 2-4 बार से ज़्यादा नहीं समझाया होगा, तो वो हाइपरबोला होता है। इन हाइपरबोला स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाई ओवर स्टेटमेंट। इससे भी आप एक डेफिनेशन कह सकते हो, बना सकते हो। तो एक से एग्जाम्पल हो जाएंगे, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटल ग्राउंड। खून की नदियां बह गईं। खून जरूर बहता है बैटल ग्राउंड में, लेकिन नदियां नहीं बहती। ऐसा नहीं वो बैटल ग्राउंड हल्दी घाटी का मैदान है तो वहाँ पे तालाब बन गया खून का, ऐसा नहीं होता। खून बहता है, बहादुरी व्यक्त करने के लिए ऐसी बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं। हमारे यहाँ चारण काल चला हिंदी साहित्य में, वहाँ पे इसी तरीके से बढ़ा चढ़ा के खूब बातें की जाती थी। सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, 10,000 saw at a glance। यहाँ पे एट ए ग्लांस होगा। ये एक एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। चौथा, ओ हैमलेट दो हैस्ट क्लेप्ट माई हार्ट इन ट्विन। अब इसमें देखते ही जो आपको एक्सक्लेमेटरी मिल रहा है यहाँ पे, इससे लोग एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन ये हाइपरबोला में ही है। यहाँ पे दर्द की वेदना को व्यक्त किया गया है। वो जिंदा व्यक्ति है जिससे बात की जा रही है। आगे हम अभी एपोस्ट्रॉफी पढ़ेंगे, उसके भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना कि सिर्फ एक सिंबल देख के ही हम अपना फिगर ऑफ स्पीच तय नहीं करेंगे। उसके आगे पीछे सेंटेंस को समझना है, उसके भाव को समझना है, तभी तय करेंगे। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये 5वां एग्जाम्पल हो गया। ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। विरोधाभास के भी कई कंट्रीब्यूशन हैं, इसमें भी 3-4 तरीके के अलंकार हैं जो आपस में एक दूसरे से मिले रहते हैं। फिलहाल हम लोग ऑक्सीमोरॉन की बात करेंगे। एन ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन हिच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। विरोध का मतलब ये होता है, विरोध कहाँ होगा? सब एक ही मत के हो जाएंगे तो विरोध कहाँ होगा? दो अलग अलग बातें तो होनी चाहिए, दो अलग मत होने चाहिए, तभी विरोध होगा। इसमें दो विरोधी गुण विचार एक साथ व्यक्त किए जाते हैं। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका याद रखने के लिए। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब तो भाई गुप्त से होगा ना, रहस्य से होगा, जो बात छिपी हो। अगर ओपन है, सबको पता है, तो फिर वो रहस्य क्या है? तो दोनों विरोधी बातें हैं एक साथ कही गई। लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर है स्वीट भी है। जेम्स वॉज द वाइजेस्ट फूल, फूल भी है वाइज भी है। अ प्लीजिंग पेन ऑफ लव, अच्छा भी लग रहा है, दर्द भी है। द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैड स्टोरी। तो ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए। डायरेक्ट ऐसे ही पूछ भी लिए जाते हैं उदाहरण। एपोस्ट्रॉफी, अभी इसी की हम बात कर रहे थे ऊपर। एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, ध्यान दीजिए, डेड, टू द एब्सेंट आर टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडिया। यानी संबोधन में क्या करना होता है? मृत, अनुपस्थित अथवा किसी भाव के प्रति सीधा संबोधन किया जाता है। तो ये इसकी कंडीशन है कि वो मृत हो, अनुपस्थित हो, तो हम वहाँ एपोस्ट्रॉफी और इनके शब्द जैसे ओ, ओ, आ, इस तरीके से जो शब्द होते हैं, विस्मय बोधक जो चिन्ह होता है, ये लगा होता है वहाँ पे। अब कभी कभी पहचानने के लिए तो बिल्कुल सही है कि विस्मय बोधक चिन्ह आपको लगा हुआ है, आपने देखा और तुरंत आप जो है एपोस्ट्रॉफी लगाए। लेकिन एग्ज़ाम परीक्षा में तो आपको फंसाने वाले पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ आप मिस्टेक करोगे प्रश्न वही आता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ध्यान देने की हो जाती हैं। हम देख लेंगे कि वहाँ पे कोई दुख, वेदना, अनुपस्थित मृत व्यक्ति हो। एग्जाम्पल है ओ डेथ, वेयर इज द स्टिंग। दूसरा ओ वर्ड, लाइफ
ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दो आर्ट माइट येट, ओ ग्रेव, वेयर इज द विक्ट्री। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया अपास्ट्रॉफी। आयरनी, व्यंग बोला जाता है, विडंबना बोला जाता है इसको हिंदी में, जब वास्तविक अर्थ जो है और जो लिया जाता है और जिसका अर्थ होना चाहिए दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे आयरनी इज द फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच द रियल मीनिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज लिटरली बीइंग सेड। जो कहा जाता है वो उसका अर्थ नहीं होता, उसके विपरीत होता है उसका अर्थ। इसलिए अलंकार जो है जहाँ वास्तविक अर्थ शब्दार्थ से एकदम विपरीत होता है। जैसे है हिज आर्गूमेंट वाज एज क्लियर एज मड। अब मड के साथ में क्लियर शब्द आ गया। मड कहाँ क्लियर होता है? ये तो वैसे ही है जैसे कहा जाए बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। तो जलेबी की तरह सीधा है मतलब कहीं ना कहीं उस पर व्यंग कसा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी बुराई की जा रही है, उसको पसंद नहीं किया जा रहा है। अगर कोई बोल दे कि मेरा बास लोमड़ी की तरह चालाक है या मेरा बास भेड़िए की तरह सीधा है, तो भेड़िए के साथ लगते ही उसमें उसकी अच्छाई नहीं निकल के आ रही है, वो बुराई से जुड़ जाता है। यही इसकी विडंबना है, यही इसका व्यंग है। द थीव्स रॉब्ड द पुलिस स्टेशन। आप देखिए क्या व्यंग है। पुलिस स्टेशन खोले इसीलिए जाते हैं कि वो डाकुओं से चोरों से रक्षा करें लोगों की, और यहाँ चोरों ने ही लूट लिया। एपिग्राम, चुटकुला, चुटकुला बोल सकते हैं, इसमें भी एपिग्राम में विरोधाभासी ही संदेश दिया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात हो जो सरप्राइज कर जाए, मेमोरेबल बात हो किसी एक क्षण में। तो एपिग्राम रिप्रेजेंट ए ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग दैट इंट्रोड्यूस अपोजिंग आइडियाज, आइडिया दैट टेंड टू सरप्राइज एंड अट्रैक्ट अटेंशन। ये एपिग्राम का बन जाता है। आई एम नॉट यंग इनफ टू नो एवरीथिंग। The more corrupt the state, the more numerous the law. No one is completely unhappy at the failure of his best friend. तीसरा हो जाएगा पन। तीसरा नहीं है, ये पन मतलब श्लेष होता है। तो श्लेष में रहीमदास जी का हमने दोहा बताया था। रहीमदास जी का दोहा जहाँ पे एक ही अर्थ होता है, एक शब्द होता है, उसके अलग अलग अर्थ लिए जाते थे। चिपका हुआ होता है श्लेष का मतलब, यहाँ पे भी हम देखते हैं। पन इज द यूज ऑफ ए वर्ड सच वे दैट इट कैन हैव मोर देन वन एप्लीकेशन एंड इट यूज्ड टू क्रिएट ल्यूड्रियस इफेक्ट। किसी शब्द का उपयोग किस तरह किया जाता है जिससे एक से ज़्यादा अर्थ हो सकता है, और ऐसे किया जाता है ताकि उसका एक अलग ही असर हो। जैसे यहाँ पे देखिए, एथिज्म इज ए नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। अभी प्रॉफिट शब्द पे ध्यान दीजिए। नॉन प्रॉफिट जहाँ पे है, इंस्टीट्यूशन जहाँ पे है, यहाँ पे प्रॉफिट को एज ए प्रॉफिट भी यूज किया जाएगा। प्रॉफिट मतलब लाभ से होता है। फिर है यू कैन ट्यून ए गिटार बट यू कान ट्यून फिश अनलेस ऑफ कोर्स यू प्ले बास। तो ट्यून शब्द जो है यहाँ पे इसके दो तरीके से इसके प्रयोग किए जा रहे हैं, और ये बास जो है यहाँ पे भी दो तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। और लास्ट हमारा है एंटीथेसिस। विरोधाभास में, ऑक्सीमोरॉन में, एंटीथेसिस में ये प्रॉब्लम रहती है। एक जैसे लगते हैं हमको, थोड़ा सा अंतर होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट वर्ड आर इक्वेशन आर यूज इन ए सिंगल सेंटेंस। ठीक है, ध्यान से देखिए फिर से एक बार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट वर्ड्स आर इक्वेशन आर यूज्ड इन सिंगल सेंटेंस। यही इसकी खास बात है। इस अलंकार में दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों या भावनाओं को एक ही वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है। एक साथ उनको हम देखेंगे। जैसे मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, विपरीत बात हो गई। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज अ रियल थिंग। तो इस तरीके से ये हमारे महत्वपूर्ण 10 फिगर ऑफ स्पीच, जिनकी डेफिनीशन, जिनके एग्जाम्पल हमने जाने यहाँ पे, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही।